नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखो यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका 4 पॉइंट याद कर लेना। देखो क्या होता है, इजीली एसेसिबल होता है, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, मोस्ट इकोनॉमिकल और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो ये सब चीज़ होना ज़रूरी है। और भी यहाँ पे भी 3 पॉइंट दिया हुआ है देखो ऊपर में। इजीली अवेलेबल तो इसी पॉइंट में है, और प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक और नहीं होना चाहिए, लेस स्मोक होना चाहिए एक गुड फ्यूल के लिए, और ज़्यादा एनर्जी निकलना है, ज़्यादा हीट निकलना है कम जलने पर। ठीक है ना, तो ऐसा पॉइंट्स याद रख लेना गुड फ्यूल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है देखो फॉसिल फ्यूल्स है। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब होता है जो लोग नॉन रिन्यूएबल है, एक बार ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा ये लोग रिप्लेनिश होने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है। तो उन लोग को फर्स्ट एग्जांपल है देखो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में फॉसिल फ्यूल्स में मेनली कोल एंड पेट्रोलियम आता है। और कोल एंड पेट्रोलियम जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक बार ख़त्म होने के बाद और फिर बनने में उन लोग को टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। तो इसमें डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आ सकता है, डिसएडवांटेज ज़्यादातर आता है, डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हो गया कि दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वंस फिनिश्ड दे नीड लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी रिप्लेनिश, दोबारा बनने में। ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, लोग लार्ज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन क्रिएट करता है एनवायरनमेंट में। जब भी कोल और पेट्रोलियम जलता है तो ऑक्साइड्स जो है एनवायरनमेंट का जितने भी गैसेस है उन लोग ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो कि बहुत ही हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। तो ऐसा डिसएडवांटेज हम लोग लिख सकता है। थर्मल पावर प्लांट, इसमें कोल वगैरह का यूज़ होता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में, उसके बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। थर्मल पावर प्लांट, थर्म का मतलब होता है हीट का वजह से वाटर को जो है बॉयल किया जाता है, बॉयल करने के बाद उससे जो स्टीम निकलता है, स्टीम का यूज़ होता है टर्बाइंस वगैरह को घुराने में और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ पे देखो छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ थर्मल पावर प्लांट का। देखो स्टीम निकल रहा है और टर्बाइन को रोटेट कर रहा है, रोटेट करने के बाद जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। दूसरा है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब होता है, इसमें तो क्या होता है, स्टीम का यूज़ किया जाता है इसमें, स्टीम, और इसमें हाइड्रो पावर प्लांट में डायरेक्टली वाटर का यूज़ किया जाता है। बहुत ही फोर्स में वाटर को गिराया जाता है टरबाइन में, और टरबाइन के घूमते ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे बायोमास दिया हुआ है। बायोमास जो कि काउडंग, वेजिटेबल वेस्ट वगैरह से बनता है। और बायोमास में देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कितना कौन सा गैस होता है इसमें, तो 75% मीथेन होता है इसमें। तो मोस्ट जो गैस होता है उसमें फ्यूल में बायोमास का, बायोगैस में, तो वो होता है मीथेन जो कि 75% होता है। ठीक है। ये तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, काउडंग और वेजिटेबल वेस्ट से बनाया जाता है बायोगैस। और दूसरा है विंड मिल है, विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी विंड के हेल्प से टरबाइन को घुराया जाता है विंड मिल में, और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए देखो एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि विंड स्पीड जो है विंड मिल के लिए कितना होना चाहिए। तो इट शुड बी हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर। इसको याद रख लेना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है। ठीक है। तो दूसरा क्या है, देखो यहाँ यहीं पे दिया हुआ डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स देखा है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है लुकिंग एट व्हाई वी आर लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ज़्यादातर जो एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसके ख़त्म हो जाने से हम लोग को उस चीज़ को मिलना बहुत ही साल लग जाएगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट जो है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी, द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द सनलाइट। तो सोलर एनर्जी का एडवांटेज आता है कि इन लोग इजीली एसेसिबल है। ठीक है ना, सोलर एनर्जी जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसका एडवांटेज जो है इन लोगों को बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया हुआ देखो प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ सोलर सेल्स, सोलर कुकर या फिर जो भी सोलर एनर्जी, तो उन लोग का नो मूविंग पार्ट्स होता है। ठीक है, रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस एंड वर्क क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। ठीक है। तो इसका देखो दूसरा टर्म्स क्या है, डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज भी आ सकता है सोलर एनर्जी का, तो ये बारिश के वक्त, ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग क्लाउडी डेज, तो लोग काम नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ऐसा डिसएडवांटेज तुम लोग लिख लेना।
और एनर्जी फ्रॉम द सी, तो ये भी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। जितने भी सी से एनर्जी जब डिराइव हो रहे हैं अभी यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैसे होता है, तो ये तो क्लास 9 में हम लोग को मिला होगा कि ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से ऑफ मून एंड द अर्थ एक टाइड फॉर्म होता है इस ओशन में। उसी टाइड का हेल्प से बड़े बड़े टर्बाइंस को चैनलाइज करके टर्बाइंस को घुराया जाता है। घुराने के बाद एनर्जी वहाँ से निकलता है, ठीक है। तो उसके थ्रू से डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो टाइड इतना फास्ट होता है कि एक टर्बाइन को इजीली बड़ा बड़ा टर्बाइन को घुरा सके। तो टाइड्स कैसे फॉर्म होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली अर्थ एंड मून, ठीक है ना। उसी टाइड के जो एनर्जी है तो उसी एनर्जी को यूज़ किया जाता है बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स वगैरह और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा है देखो वेव एनर्जी है। तो वेव एनर्जी में क्या होता है, इन द सी शोर में क्या होता है, वेव का जो एनर्जी है उसको यूज़ किया जाता है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी में। दूसरा है देखो ओशन थर्मल एनर्जी। तो ओशन थर्मल एनर्जी जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, इसका एनर्जी को यूज़ करने के लिए सरफेस का वाटर एट द सरफेस एंड वाटर एट द डेप्थ अप टू 2 किलोमीटर, ठीक है। तो उसका जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस, अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो डिफरेंस जो है सरफेस वाटर और वाटर इन द डेप्थ, ठीक है ना, उन दोनों का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और वहाँ से जो है ये देखो एक वोलेटाइल लिक्विड है दैट इज एमोनिया, ठीक है। वहाँ सरफेस वाटर का जो हीट है, टेम्परेचर है, उसका यूज़ किया जाता है एक लिक्विड जिसको एमोनिया बोला जाता है। एमोनिया को गर्म करने में, और वहाँ से जो वेपर निकलता है उसको चैनलाइज करके टर्बाइन को घुराया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो जियोथर्मल एनर्जी है। देखो तो जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है, ड्यूरिंग जियोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है, अर्थ क्रस्ट जो है क्रैक हो जाता है। क्रैक हो जाने के बाद जितने भी मोल्टेन रॉक्स हैं वो बाहर की तरफ निकल जाता है। निकल जाने के बाद में उसको क्या बोला जाता है, हॉट स्पॉट्स बोला जाता है। तो जितने भी अंडरग्राउंड वाटर उस क्रैक से बाहर निकलते हैं, उस रॉक में लग के क्या हो जाता है, स्टीम निकलता है, और इसी स्टीम को चैनलाइज करके टरबाइन को घुराया जाता है। घुराने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अच्छे से सुन लो क्या क्या बोला है मैंने, और उसको बना के लिख लेना। और देखो कौन सा जगह में इसका यूज़ होता है, देखो न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका एग्जाम्पल याद रख लेना। दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी। देखो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम such as uranium, plutonium, thorium, when bombarded with low energy neutrons can be split apart into lighter nuclei। छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। लोगों को जब बम्बार्डमेंट किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो उसी डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक ट्रेमेंडस एनर्जी निकलता है, और उसी एनर्जी का यूज़ करके अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल। इसका एडवांटेज पूछा जाता है, तो एडवांटेज लिख सकता है कि इन लेस अमाउंट इट कैन प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इट इज़ लिटरली पोल्यूशन फ्री, ठीक है ना, कोई भी स्मोक वगैरह नहीं निकलता है इससे। और डिसएडवांटेज ही पूछा जाता है, देखो इसका लीकेज होने का डर है। लीकेज हो जाने से क्या होता है, जो रेडिएशन बाहर आ सकता है और हार्म कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और दूसरा क्या है, देखो इसका जो वेस्ट निकलता है इससे, तो उससे एनवायरमेंटल कंटामिनेशन होने का डर है, ठीक है। ये दो एडवांटेज याद रख लेना। और दूसरा क्या है, देखो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है। ये इजी टॉपिक है, ये डेली आते रहता है दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स में, टॉपिक्स में। इससे लास्ट चैप्टर में भी हम लोग को पढ़ा था कि किस तरह से इसको कॉन्सिक्वेंसेस होता है एनवायरमेंट के लिए और किस तरह से इसको बचाया जा सकता है। तो वो 3R मंत्र इसमें भी ढाला जा सकता है। और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या 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 होता है, जैसे तरह हम लोग पढ़े थे कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, जो कि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है, किस तरह से पोल्यूट करता है एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो उसके बाद तुम लोग अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में लिख सकता है, और इसको कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए प्रिवेंशन वगैरह यूज़ कर सकता है। 3R का यूज़ कर सकता है, जो चैप्टर 16 में मिला हम लोग को, ठीक है ना। और दूसरा टॉपिक लास्ट में दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस। तो देखो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो तो लिमिटेड अमाउंट में होता है। तो यहाँ से देखो 50 ईयर्स 100 ईयर्स अगर तुम लोग सोचता है, तो वो चीज़ तो इतनी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होने वाले, तब तक तो शायद चलेगा। और जिस तरह से अभी इलेक्ट्रिसिटी कार बन रहा है, CNG का यूज़ कर रहा है, तो CNG भी एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल सोर्स ही है।
लेकिन पोल्यूशन इतना नहीं फैलाता है, बल्कि सीएनजी को वो इनिशिएट किया जाता है सीएनजी को यूज़ करने के लिए। और बाद में जाके देखो जो एनवायरनमेंट में जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसी का यूज़ करके जो भी मशीन्स अप्लाइंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके ये सब बनने वाले हैं और बन भी रहे हैं अभी भी। सो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज तो लगभग 50 to 100 ईयर्स तो और भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट के हिसाब से जो कि फ्यूचर जनरेशन को भी यूज़ करने का मौका मिले या फिर उनके लिए भी सेव करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग को सोचना है कि किस तरह से उसको बचाया जाए। तो ये सब आंसर्स में तुमको लिखना है, ठीक है। तो इतने ही इस चैप्टर से अच्छे से देख लेना। इतने डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 दिन ही है और एग्ज़ाम के लिए कौन सा पॉइंट्स तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से एक क्विक रिवीजन की तरह ये नोट्स बना रहा हूँ मैं, ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम लोग को एनालाइज हो और याद करने नहीं बैठ जाना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो फटाफट इसको ऊपर अच्छे से स्टोरी की तरह देखना और अच्छे से रीमेक करके लिखना। ऐसे बायोलॉजी चैप्टर है, डे टू डे लाइफ का टॉपिक्स वगैरह हैं जो कि बार बार आते रहता है, क्लास 8 में मिला होगा, 9 में मिला होगा, अच्छे से देख लेना।